दोस्तों, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जबरदस्त रोमांच और उतार चढ़ाव से भरा रहा। भारत ने जहां सुबह शानदार शुरुआत की उम्मीदों के साथ की, वहीं इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी ने पूरे दिन का रुख पलट दिया। पंत की हिम्मती पारी ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में जवाब दिया, उसने भारतीय गेंदबाजों की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, जब मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में चौथे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हुआ था, तो भारत का स्कोर था 4 विकेट पर 264 रन। क्रीजस पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर, दोनों 19-19 रन बनाकर नाबाद थे। उम्मीद थी कि अगले दिन भारत तेजी से रन बनाएगा और स्कोर 350 के पार जाएगा। जैसे ही दूसरे दिन की सुबह शुरू हुई, भारत को जल्द ही झटका लग गया। जडेजा स्ट्राइक पर थे और गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर। पहली ही गेंद ने उनका संतुलन हिला दिया। एक स्विंग होती गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई। अगली ही गेंद पर वही स्विंग, लेकिन इस बार जडेजा ने उस पर बल्ला चला दिया। गेंद सीधा बल्ले का किनारा लेकर सेकंड स्लिप की ओर गई, जहां हैरी ब्रूक ने दाईं ओर डाइव लगाकर कैच लपक लिया। शानदार गेंद, शानदार कैच, और भारत को एक बड़ा झटका लग गया। जडेजा सिर्फ एक रन और जोड़कर 20 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। ये विकेट इंग्लैंड के लिए सोने पर सुहागा था, क्योंकि जडेजा इंग्लैंड में लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे थे। जडेजा के आउट होते ही मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर, जिनसे उम्मीद थी कि वो शार्दुल के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे, और उन्होंने निराश नहीं किया। सुंदर ने पहले कुछ ओवरों में संयम दिखाया, वहीं शार्दुल ठाकुर ने मौका मिलते ही वॉक्स को एक ओवर में 2 चौके लगाकर इंग्लिश गेंदबाजों को चेतावनी दे दी कि भारत अभी भी पीछे नहीं है। दोनों बल्लेबाजों ने एक समझदारी भरी साझेदारी शुरू की। शार्दुल हर ओवर में गैप ढूंढते हुए चौके निकालते रहे, तो सुंदर उन्हें स्ट्राइक देते रहे। इस साझेदारी ने भारत को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। शार्दुल ठाकुर, जो कि अपनी 50 की ओर बढ़ रहे थे, अब जम चुके थे। गेंद उनके बल्ले से शानदार ढंग से निकल रही थी, लेकिन तभी स्टोक्स की एक गेंद, जो कि बाहर की ओर स्विंग हो रही थी, शार्दुल को फंसा गई। उन्होंने ऑफ स्टंप से दूर जाती गेंद पर ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और गली में खड़े बेन डकेट की ओर गई। डकेट ने बाईं ओर हवा में उड़ते हुए गेंद को लपक लिया। एक और शानदार कैच और एक और झटका भारत के लिए। शार्दुल 88 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए। स्कोर बोर्ड पर 314 रन और 6 विकेट गिर चुके थे। दर्शकों को लगा कि अब भारत की पारी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, और फिर आया वो पल जिसने सबका दिल जीत लिया। जैसे ही शार्दुल आउट होकर मैदान से बाहर निकले, सबकी नजरें पवेलियन की ओर घूम गईं। अगला बल्लेबाज कौन आएगा? और फिर सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते हुए एक चेहरा नजर आया। वो था ऋषभ पंत का। पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम एक पल को सन्न रह गया। कल की ही बात है जब पंत बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हो गए थे और 37 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। मेडिकल टीम ने साफ कहा था कि उन्हें 6 हफ्ते का आराम चाहिए। खबर थी कि पंत इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं, लेकिन जब शार्दुल का विकेट गिरा तो पंत ने फिजियो से एक ही बात कही, मैं मैदान पर वापस जाऊंगा, टीम को मेरी जरूरत है। और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरे, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लोग अपनी सीटों से खड़े होकर ऋषभ पंत को सलाम करने लगे। उनकी चाल में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य, देश के लिए खेलना। पंत की बल्लेबाजी शुरुआत में संघर्ष भरी रही। वो रन के लिए दौड़ नहीं सकते थे, इसलिए ज्यादातर शॉट्स वो खड़े रहकर ही खेल रहे थे। गेंदबाजों ने भी उन्हें परखने की कोशिश की, लेकिन पंत का अनुभव और क्लास दिखने लगा। उन्होंने हर बॉल को गौर से देखा। पहले 10 से 12 गेंदों तक सिर्फ टिके रहे। फिर जैसे ही मौका मिला, उन्होंने स्क्वायर कट और फ्लिक से कुछ बाउंड्री लगाई। सुंदर और पंत के बीच अच्छी समझ बनी। पंत जब रन नहीं ले पाते थे तो सुंदर उन्हें स्ट्राइक वापस देते रहते थे। बीच बीच में पंत ने कुछ सिंगल भी लिए, लेकिन वो दौड़ते समय लंगड़ाते नजर आए। जब दूसरे दिन का लंच ब्रेक हुआ, तब स्कोर था 6 विकेट पर 321 रन। दूसरे सेशन की शुरुआत में पंत और सुंदर ने स्थिति को परखा और फिर कुछ शानदार स्ट्रोक्स खेले। पंत ने अपने अंदाज में स्टोक्स और आर्चर जैसे गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया, वहीं सुंदर भी विकेट पर टिके रहे और एक एक रन बटोरते रहे। मैदान पर थोड़ी चहल पहल बढ़ गई थी, क्योंकि दर्शकों को उम्मीद थी कि ये दोनों भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। लेकिन क्रिकेट में कहानी कब पलट जाए, कोई नहीं जानता। स्कोर बोर्ड पर 336 रन दर्ज थे। तभी भारत को 7वां झटका लग गया, और वो भी कप्तान बेन स्टोक्स के कमाल से। बेन स्टोक्स ने वॉशिंगटन सुंदर के लिए शॉर्ट बॉल फेंकी।
तेज रफ्तार, उछाल से भरपूर और फाइन लेग की दिशा में ट्रैप लगाया हुआ। सुंदर ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उड़ गई और सीधे वोक्स के हाथों में समा गई। सुंदर ने 90 गेंदों पर 27 रन बनाए थे, लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो पवेलियन लौट गए। स्टोक्स को इस विकेट से सिर्फ सफलता ही नहीं मिली, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा और यही बना भारत की मुसीबत की शुरुआत। सुंदर के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा डेब्यूटेंट अंशुल काम्बोज। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये युवा कुछ देर विकेट पर टिककर पंत का साथ देगा, लेकिन इंग्लैंड कप्तान ने इस बार भी कोई मौका नहीं छोड़ा। स्टोक्स ने कमाल की गेंदबाजी की। ऑफ स्टंप के आसपास एक ऐसी गेंद डाली जो पिच के बाद बाहर की तरफ निकल गई। काम्बोज ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। सिर्फ 3 गेंदों की पारी और 0 पर आउट, अंशुल का डेब्यू सपना टूटकर बिखर गया और भारत 337 के स्कोर पर 8 विकेट गंवा चुका था। जैसे ही काम्बोज आउट हुए, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भारत की उम्मीदें अब एक ही शख्स पर टिकी थीं और वो थे ऋषभ पंत। और पंत ने दिखाया भी क्यों वो इस पीढ़ी के सबसे स्पेशल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की शॉट गेंद पर अपनी जगह से हिले बिना जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद सीधा मिड विकेट बाउंड्री के पार जाकर गिरी, छक्का। उसके बाद अगला ओवर आया स्टोक्स का, वही गेंदबाज जिसने टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी। लेकिन पंत ने बिना डरे एक सीधा चौका जड़ा और अपना अर्धशतक पूरा किया। मैदान में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। बल्लेबाजी के दौरान उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही जज्बा था, टीम को जितना हो सके उतना आगे ले जाना है। लेकिन जैसे ही पंत थोड़ा सेट होने लगे, जोफ्रा आर्चर ने उनकी हिम्मत की अग्नि परीक्षा लेने का फैसला किया। राउंड विकेट आकर उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जो पिच के बाद हल्की सी बाहर निकली। पंत अपनी जगह पर खड़े खड़े डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चीरते हुए सीधा ऑफ स्टंप को उड़ा ले गई। ऑफ स्टंप की बेल्स हवा में घूमती हुई जमीन पर गिरी और पंत की बहादुरी से भरी पारी का अंत हो गया। उन्होंने 75 गेंदों में 54 रन बनाए, लेकिन इस पारी का महत्व आंकड़ों से कहीं ज्यादा था। ये एक घायल सैनिक की लड़ाई थी जिसने आखिरी सांस तक मैदान नहीं छोड़ा। अब बल्लेबाजी के लिए बचे थे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। दोनों ने थोड़ी देर तक इंग्लिश गेंदबाजों को परेशान किया। बुमराह ने एक चौका जड़ा और सिराज ने भी एक तेज बाउंड्री निकाली। स्कोर 358 तक पहुंचा, लेकिन फिर आर्चर ने बुमराह को विकेट कीपर के हाथों कैच करवाकर भारतीय पारी का अंत कर दिया। इस तरह टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 358 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दूसरे दिन की गेंदबाजी में इंग्लैंड की रणनीति बेहद साफ थी। गुड लेंथ पर गेंद डालो, नई गेंद से स्विंग लो और विकेट निकालो। और इसमें उनका साथ दिया कप्तान बेन स्टोक्स ने, जिन्होंने 8 साल बाद टेस्ट में 5 विकेट हासिल किए। उनका स्पेल पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वही जोफ्रा आर्चर ने भी 3 विकेट झटके। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन सुदर्शन ने बनाए, जिन्होंने 61 रन बनाए। इसके अलावा जयसवाल ने 58 और पंत ने 54 रनों की पारी खेली। अगर देखा जाए तो 358 का स्कोर आसान नहीं है। पिच पर उछालती स्विंग थी और गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। भारतीय टीम को अब पूरी ताकत से गेंदबाजी करनी होगी। जब इंग्लैंड की टीम मैनचेस्टर के मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो माहौल कुछ अलग ही था। दर्शकों को उम्मीद थी कि भारतीय तेज गेंदबाज पिच से मिल रहे मूवमेंट और उछाल का फायदा उठाएंगे और जल्दी ही इंग्लैंड को झटका देंगे। लेकिन जो हुआ वो भारतीय प्रशंसकों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैक क्रॉली ओपनिंग करने मैदान में उतरे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वे रक्षात्मक रवैया अपनाने नहीं बल्कि आक्रामक खेलने के इरादे से आए हैं। शुरुआत में जैक क्रॉली थोड़े जूझते नजर आए। उनका फुटवर्क थोड़ा धीमा था और बुमराह की तेज स्विंग से कुछ बार चकमा भी खा गए। लेकिन दूसरे छोर पर बेन डकेट जैसे तूफान बनकर बरसे। बेन डकेट ने न केवल बुमराह को निशाने पर लिया बल्कि डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज को भी नहीं बख्शा। डकेट का अंदाज कुछ वैसा था जैसे वो बेसबॉल खेल रहे हों। हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की मंशा लेकर आए थे। मैदान के हर कोने में उन्होंने स्ट्रोक्स बिखेरे, कभी कवर में तो कभी स्क्वायर लेग में। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बार बार फील्ड बदले जा रहे थे, लेकिन डकेट को रोकना नामुमकिन होता जा रहा था। जब अंशुल कंबोज लगातार रन लुटा रहे थे तब कप्तान गिल ने उन्हें हटाकर मोहम्मद सिराज को गेंद थमाई। उम्मीद थी कि सिराज, जो पहले भी कई बार शुरुआती सफलता दिला चुके हैं, कुछ कमाल दिखाएंगे, लेकिन डकेट का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सिराज की पहली 2 गेंदों को उन्होंने बाउंड्री के पार पहुंचाकर जता दिया कि वो सिर्फ बुमराह या कंबोज को ही नहीं, किसी को भी नहीं बख्शने वाले।
बेन डकेट लगभग हर ओवर में बाउंड्री निकाल रहे थे और उनकी इस आक्रामकता ने जैक क्रॉली को भी आत्मविश्वास दिया। शुरुआत में थोड़े धीमे नजर आ रहे जैक ने धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। एक बार जब उन्होंने भी 2 चौके जड़े तो लगने लगा कि इंग्लैंड ने सिर्फ पिच को पढ़ा ही नहीं बल्कि भारत की रणनीति को भी भांप लिया है। 10 ओवर खत्म होते होते इंग्लैंड का स्कोर 50 रन के पार चला गया, वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान के। रनों की ये गति लगभग 5 के रन रेट से भारत की चिंता बढ़ाने वाली थी। दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वही पिच है जहां भारत को रन बनाने में जूझना पड़ा था। अब जैक क्रॉली ने भी गियर बदल दिया था। उन्होंने बुमराह के एक ओवर में पहले बैकफुट पंच से चौका मारा और फिर अगली गेंद को पुल कर दिया। भारत के गेंदबाज ना तो लेंथ पकड़ पा रहे थे ना ही लाइन। बॉल या तो बहुत आगे फेंकी जा रही थी या फिर बहुत पीछे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इस हर गलती का भरपूर फायदा उठाया। 14 ओवर के खेल के बाद जब चाय ब्रेक की घोषणा हुई तब तक इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 77 रन था। बेन डकेट 43 रन बनाकर नाबाद थे और जैक क्रॉली 33 रन पर उनका साथ निभा रहे थे। इस जोड़ी ने न सिर्फ भारतीय आक्रमण को निराश किया बल्कि भारतीय रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। टी ब्रेक तक जिस अंदाज में इंग्लैंड ने खेल को कंट्रोल किया वो बताता है कि वो पहले दिन के आखिरी सत्र में ही मैच को भारत की पकड़ से दूर ले जाना चाहते हैं। पिच से जो थोड़ी बहुत मदद मिल भी रही थी, भारत के गेंदबाज उस पर खरे नहीं उतर सके। तीसरे सेशन की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड ने मानो एक संदेश दे दिया था, हम जीत के लिए खेल रहे हैं और सिर्फ टेस्ट मैच नहीं, इसे T20 जैसा खेलेंगे। भारतीय टीम के लिए यह सत्र बेहद अहम था क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज एक तूफान की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें रोकना किसी पहाड़ को धकेलने जैसा लग रहा था। तेज शुरुआत देने के बाद बेन डकेट और जैक क्रॉली की जोड़ी ने अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया, लेकिन इस बार स्टेज पर ज्यादा आक्रामक क्रॉली नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी T20 मुकाबले की स्क्रिप्ट उठा ली हो। उन्होंने रविंद्र जडेजा को टारगेट बनाया और एक ही ओवर में एक शानदार छक्का और 2 लगातार चौके जड़ दिए। गेंदबाजी में कोई धार नहीं दिख रही थी और भारतीय फील्डरों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। हालांकि डकेट भी पीछे नहीं थे। उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में अपनी 50 पूरी की और इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार ले गए, और वो भी सिर्फ 19वें ओवर में। ये टेस्ट क्रिकेट में एक बेहद आक्रामक शुरुआत मानी जाएगी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। फील्ड सेटिंग बदली जा रही थी, गेंदबाज बदले जा रहे थे, लेकिन कोई भी योजना काम नहीं कर रही थी। क्रावली ने भी अपनी 50 74 गेंदों में पूरी की और यहीं से इंग्लैंड की पारी रफ्तार पकड़ती चली गई। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह थका दिया। रन तो जैसे झरने की तरह बह रहे थे। 150 रन के पार जैसे ही इंग्लैंड का स्कोर पहुंचा, ऐसा लगने लगा कि भारत की पकड़ इस मैच से फिसल रही है। इसी उफान के बीच आखिरकार भारतीय टीम को वो ब्रेक मिला जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। रविंद्र जडेजा की एक फ्लाइटेड गेंद जो हल्का सा टर्न हुई। क्रॉली ने आगे बढ़कर डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लग गया और स्लिप में खड़े केएल राहुल ने एक शानदार नीची कैच लपक ली। हालांकि अंपायर को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने थर्ड अंपायर की मदद ली। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद राहुल की उंगलियों के नीचे थी और कैच पूरी तरह वैध था। इंग्लैंड को लगा झटका। क्रॉली 113 गेंदों में 84 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर 196 रन पर पहुंचा और भारत को पहली सफलता मिली। नए बल्लेबाज के तौर पर ऑली पोप मैदान पर आए, लेकिन इंग्लैंड की रन गति अभी भी धीमी नहीं पड़ी थी। डकेट अपनी सेंचुरी की ओर मजबूती से बढ़ रहे थे। हर ओवर में रन आ रहे थे और भारत पर दबाव अभी बरकरार था। लेकिन फिर आया वो पल जिसने भारतीय खेमे में जान फूंक दी। अंशुल कंबोज, जो अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं, उन्होंने आखिरकार दिखा दिया कि वो क्यों इस स्तर पर खेलने के लायक हैं। एक अच्छी लेंथ की बाउंसी गेंद। डकेट ने कट करने की कोशिश की, लेकिन अतिरिक्त उछाल से चकमा खा गए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। डकेट, जो सिर्फ 6 रन दूर थे अपनी शतक से, 100 गेंदों में 94 रन बनाकर आउट हो गए। कंबोज ने जैसे ही विकेट लिया, पूरा मैदान गूंज उठा। और यह सिर्फ उनका पहला टेस्ट विकेट नहीं था, ये भारत की दूसरी बड़ी वापसी थी। अब जो रूट क्रीज पर आए, उनके साथ ओली पोप पहले से ही मैदान पर थे। इन दोनों ने तेजी से नहीं बल्कि समझदारी से बल्लेबाजी की और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को 200 के पार ले गए। भारतीय गेंदबाज अब थक चुके थे और शुभमन गिल लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई करिश्मा नहीं हो रहा था। दूसरे दिन के अंत के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट पर 225 रन, जो रूट 11 और ओली पोप 20 रन बनाकर नाबाद है। इंग्लैंड की इस तेज बल्लेबाजी से भारत अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। इंग्लैंड अब भारत से सिर्फ 133 रन पीछे है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।